हाँ जी, क्लास 12th वालों, कैसे हो आप सभी? मैं लेके आ गया हूँ वन शॉट वीडियो आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। देखो, इस वन शॉट वीडियो में आपको क्रिस्प नोट्स मिलेगा और आपको रैपिड रिवीजन मैं करवाऊँगा। अब ऐसी बात नहीं है कि मैं ये लेक्चर्स उन लोगों को नहीं समझ में आएगा जो डिटेल नहीं पढ़े। जी हाँ, ये लेक्चर्स उन्हीं के लिए हैं जो डिटेल में चाहते हैं, साथ ही साथ डिटेल भी मिल जाए और साथ में जल्दी भी। इट मीन्स कि इसमें आपको रैपिडनेस भी मिलेगी और आपको कंसाइज वे में क्रिस्प नोट्स भी मिलेंगे एनसीईआरटी के। टू द पॉइंट एनसीईआरटी होगा, सारी चीज कवर किया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, सबसे पहले हमको कुछ टर्म्स जान लेना होगा कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कुछ हम टर्म्स जान लेते हैं कि आखिर इन टर्म्स का, ताकि कुछ एब्रीवेशन या टर्म्स आगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि आपको ये वन वर्ड में या फिर मैं कहूँ एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आखिर ये होता क्या है। जैसे तो सबसे पहले जैसे हमारे पास पहला टर्म है कार्सिनोजेन्स। आखिर ये कार्सिनोजेंस क्या है? देखो, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। याद रखिएगा, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स जो कैंसर कॉज कर सकते हैं उन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। ठीक है, अब ऐसी जीन्स जो आगे चल के कैंसर में बदल सकती है उसे हम बोलते हैं ऑन्कोजीन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे गामा रे की वजह से क्या हो सकता है? म्यूटेशन आ जाए आपकी स्किन सेल्स में या फिर कहीं भी, तो आपको कैंसर होने के चांसेस है। कैंसर आखिर है क्या? अनवांटेड अनइवन ग्रोथ ही तो है किसी भी सेल्स की। या फिर यूवी रेडिएशन मिल जाए या किसी डाई की वजह से आ जाए, जो क्या एंड लेड की वजह से आ जाए, तो ये सारी चीजें क्या हैं? कार्सिनोजेंस हैं। ठीक है, अब तो यहाँ तक कि जो आप काला खट्टा खाते हो गर्मी में, उसके जो एस्पार्टिस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल शुगर्स, वो भी कार्सिनोजेनिक ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरफेरॉन्स। क्या होते हैं इंटरफेरॉन्स? जान लीजिए क्या होते हैं। ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स, द ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी और सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द वायरल इन्फेक्शन। याद रखना, जो हमें वायरल इन्फेक्शन होगा उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स दिखा रही है उसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड। याद रखिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा पीरियड जिसमें कोई भी डिजीज्ड वायरस या बैक्टीरिया प्रोलिफेरेट होता हो। जैसे द टाइम पीरियड बिटवीन द इन्फेक्शन एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। मतलब ऐसा टाइम पीरियड, वो समय जब आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुसा, एंट्री लिया, और जब तब से लेके जब उसने अपना पहला इफेक्ट या पहला सिम्टम आपकी बॉडी पे छोड़ा, उस टाइम पीरियड, उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्म मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है? देखिए, द प्रॉपर्टी इन विच कैंसर सेल्स स्प्रेड टू डिफरेंट साइट्स थ्रू द ब्लड एंड डेवलप इन द सेकेंडरी ट्यूमर्स। याद रखना, मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस एक प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की, ताकि कैंसर सेल्स का फैल जाना ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में किसी एक साइट पर नहीं, कहीं भी, उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मेटास्टेसिस। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑन्कोजीन। अभी जो मैंने पहले बताया, अभी इसके पहले एकदम सबसे स्टार्टिंग में जब मैं ये बताया था कार्सिनोजीन्स, वहीं पे बता दिया था ऑन्कोजीन्स। वायरल जीनोम, ऐसा जीनोम, वायरल शब्द मतलब कि जो आपकी बॉडी का खुद का ना हो, उसे हम बोलते हैं वायरल। ठीक है, वायरल जीनोम, जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल, ऐसा जेनेटिक मटेरियल विच कॉजेज कैंसर, जो हमें कैंसर कॉज करवा सकता है, या फिर कैंसर कॉजिंग जीन्स को हम कहते हैं ऑन्कोजीन्स। सही है, नेक्स्ट है व्हाट इज रेट्रोवायरस, या फिर मैं कहूँ रेट्रोवायरस क्या होता है। देखो, द वायरस हैविंग RNA as a genetic material and forms DNA by reverse transcription and then replicate। मतलब ऐसा वायरस जिसके पास जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में हो? RNA के फॉर्म में। मैं हाईलाइट करता हूँ, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल RNA के फॉर्म में हो, ठीक है, और वो आगे चल के DNA बना सके। देखो, रिवर्स मतलब पीछे। याद करो, सेंट्रल डोगमा में मैंने एक बात बताया है कि जो DNA है वो आगे चल के बनता है RNA में, प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब RNA आगे चल के प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो मैंने क्या बोला, RNA का, यहाँ पे ध्यान समझना, RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल है इनके पास, तो RNA को ये फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है? DNA। बीच का आ गया ना, तो ठीक है, प्रोसेस वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक है, ये किस में देखा जाता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी
वायरस जो कि बहुत फेमस और डेडली है, HIV नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या है? द इन्फेक्टिव स्टेज। स्पोरोजोइट इज अ स्टेज। किसकी स्टेज है? प्लाज्मोडियम की स्टेज है। स्पोरोजोइट्स आर द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि क्या है? एक तरह का प्रोटोजोआ है, विच इज इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन ब्लड थ्रू सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और किसके थ्रू ये एंट्री लेता है आपकी बॉडी में? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू, उसके सलाइवा के थ्रू ये एंट्री लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम क्या है? इफ अ ड्रग डिपेंडेंट पर्सन स्टॉप टेकिंग ड्रग, then his body stop functioning normally and he feels severe physical as well as physiological disturbance called withdrawal syndrome। देखो, कोई एक इंसान है जो एडिक्टेड है कोई भी ड्रग्स या फिर अल्कोहल अब्यूज का। ठीक है। अब होगा क्या, अगर वो अचानक किसी दिन ना ले तो लोग कहते हैं जो तलब होने लगती है, तो उसी को कहा जाता है। अब उस तलब के कारण उसके अंदर, उसकी बॉडी में फिजिकली और फिजियोलॉजिकली इम्बैलेंस हो जाएगा चीजें। ठीक है। क्योंकि इतने दिन से ये कंटिन्यूस ले रहा है तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्स लेने लगी ना कि उसको तो नीड हो गई है। ठीक है। अब वो ना ले तो उसकी फिजियोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम आने लगेगी, तलब होने लगेगी। ऐसे सिंड्रोम को, ऐसे ऐसे लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? विड्रॉल सिंड्रोम, विड्रॉल लक्षण। ठीक है जी। नेक्स्ट आती है बात कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? देखिए होता क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी इन विच सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट विथ इट्स सराउंडिंग सेल्स। अपनी आसपास की सेल की वजह से जब सेल्स डिवाइड करना बंद कर दे तो उसे हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है। होप करता हूँ ये सारी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं सारे टर्म्स हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? देन इंटरफेरॉन्स पढ़ लिया हमने, देन इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ लिया, देन मेटास्टेसिस पढ़ा, देन उसके बाद ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं वो हम लोग जान लिए, देन रेट्रोवायरस क्या होते हैं वो जान लिए, स्पोरोजोइड्स क्या होते हैं वो हमने देखा, उसके बाद हमने विड्रॉल सिंड्रोम को देखा, देन हमने लास्ट में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पढ़ा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस मतलब कि शॉर्ट फॉर्म, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स जिनको हम एज अ एब्रीवेशन यूज करते हैं, मतलब एक सिंबॉलिक टाइप में। सबसे पहला आता है शॉर्ट फॉर्म PMNL। आखिर ये PMNL है क्या? PMNL का मतलब होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है। CMI क्या होगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एलिसा टेस्ट जो होता है, एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है। एलिसा बहुत इंपॉर्टेंट है। देन HLA क्या होता है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। याद रखना ये माल्ट जो है ना, 2017 नीट 2017 में ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन उठ के आई थी माल्ट पे, एज इट इज। कब? नीट 2017। SCID क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। नाको क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ठीक है। और है, चले अब बात हम करते हैं आपके एनसीईआरटी पे। एक बात आती है कि आखिर हेल्थ क्या है? हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश और गिव अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। आखिर हेल्थ है क्या और आप इसको कंप्लीटली डिफाइन कैसे कर सकते हो? ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है हेल्थ की, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। याद रखिएगा, फिजिकली भी इंसान सही हो, मानसिक रूप से यानी मेंटल भी सही हो, साथ ही साथ सोशल वेलबींग, आसपास के लोगों से वो अच्छे से वर्ताव उसका हो। इस कॉल्ड दिस ऑल होलिस्टिक वे में जो होता है ये सारी चीजें वो कहलाती हैं एक गुड या फिर हेल्दी पर्सन को रिप्रेजेंट करती है हेल्थ। अब गुड हेल्थ कैन बी अचीव्ड बाई, गुड हेल्थ किन किन चीज़ों से हम लोग अचीव कर सकते हैं अच्छी सेहत को? सबसे पहला, अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। सबसे पहला चीज़ है कि किसी भी बीमारी का क्या प्रभाव पड़ेगा और बॉडी पे क्या असर होगा उसका, वो जान लेना। दूसरा, वैक्सीनेशन, वैक्सीन प्रॉपर टाइम पे लेना। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती है? वेक्टर्स याद रखना वो चीज़ें हैं जो आपको डिजीज बाहर से घर तक पहुंचाने में जो काम करे।
तो यहाँ पे सबसे खतरनाक वेक्टर होता है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका यानी कि हाउस फ्लाई, मक्खी जिसको बोलते हैं, सबसे गंदी वेक्टर, सबसे ज्यादा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बात प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट। कूड़ा हम लोग जो आसपास फेंक देते हैं, ठीक है, उससे क्या है कि हार्मफुल वेक्टर्स आते हैं, डिजीज को स्प्रेड आउट करवाने में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। मेंटेनिंग द हाइजीनिक फूड एंड रिसोर्स, साफ और अच्छा खाना खाएं, साफ और अच्छा खाना खाएं। ठीक है, तो ये 5 चीज़ों से हम एक अच्छी गुड हेल्थ को अचीव करने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसी डिजीज जो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। तो आइए जानते हैं इन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन्फेक्शियस डिजीज में वायरल डिजीज। आखिर ये जो वायरल डिजीज है ये क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है? पोलियो, कॉमन कोल्ड, मिलेसिस, रेबीज। ठीक है जी। नाउ सेकंड वन इज बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में क्या क्या आ जाते हैं? बैक्टीरियल डिजीज में क्या क्या आ जाएगा? पहला टाइफॉइड, निमोनिया, डिप्थेरिया, टेटनस। ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास फंगल डिजीज। अब फंगल डिजीज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? फंगल डिजीज में हमारे पास रिंगवॉर्म, स्कैबिस आ जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज हेलिमेंथिक डिजीज। हेलिमेंथिक डिजीज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? एस्कैरियोसिस, फिलारियोसिस और टिटनेस। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोटोजोवन डिजीज। कौन सी? प्रोटोजोवन डिजीज। प्रोटोजोवन डिजीज में क्या क्या आ जाएगा? मलेरिया, एमीबियोसिस। ठीक है जी। चले अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक, आप देख पा रहे हो एक चार्ट है हमारे पास जिसमें हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कॉज करवाता है पढ़ेंगे और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाई राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है। सिम्टम्स क्या है? नसल कॉन्जेक्शंस, नाक जाम हो जाती है। ठीक है। एंड डिस्चार्ज ऑफ सोर थ्रोट, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, हॉर्सनेस। आप ये क्या है? कॉमन कोल्ड क्या है? जुकाम ही तो है। नाक जाम हो जाती है। ठीक है, नाक जाम हो जाएगी, होगा क्या? दिक्कत होगी, डिस्चार्ज होगा म्यूकस का, म्यूकस निकलेगा बॉडी में। ठीक है ना। सेकंड वन इज टाइफॉइड। टाइफॉइड कैसे कॉज होता है भाई? सल्मोनेला टाइफी। याद रखना, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाई सल्मोन भाई, या फिर मैं बोलूँ कि सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। ठीक है जी। चल नेक्स्ट क्या है? ये इसके सिम्टम्स क्या है? सस्टेन्ड हाई फीवर, स्टमक पेन होगा इसमें, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, सर दर्द, ये सारी चीज। ना नेक्स्ट वन इज निमोनिया। आखिर ये निमोनिया क्या है? निमोनिया के पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों कॉज करवाते हैं निमोनिया। फीवर होगा, सर दर्द होगा, कफ होगा, ठंड लगेगी। सीवियर केसेस में फिंगर्स, नेल्स जो हैं वो ग्रेइश या फिर ब्लूइश कलर में हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होता है। और देखो, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, क्या होगा? एक्यूट हेडेक होगा, सर दर्द होगा, मसल्स में पेन होगा। ठीक है, फेकिल्स होंगे और बॉडी ठंड लगेगी, ठंड के साथ बुखार होगा, नोजिया होगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा बॉडी का, पीरियोडिक फीवर होगा। देन अमीबिक डिसेंट्री, इसको हम लोग किसके कौन होता है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एमीबियोसिस भी बोलते हैं। एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प होगा, स्टूल जो है एक्सेसिव म्यूकस के साथ निकलेगी, ब्लड निकल सकता है, कॉन्स्टिपेशन होगा। रिंगवॉर्म्स होता है किसके कारण है? माइकोस्पोरम या फिर एपिडर्मोफाइटम या फिर ट्राइकोफाइटम। ड्राई स्केल्स होगी, लेसेस हो जाएगी स्किन पे, नेल्स एंड स्केली, इचिंग होगी, बहुत खुजलाहट होगी। नेक्स्ट है एस्कैरियोसिस। ये कॉज कौन करवाता है? एस्कैरियोसिस लुब्रिकोडिस। ठीक है। एनीमिया होता है इसमें, एनीमिया हो जाता है, मस्कुलर पेन होता है, इंटरनल ब्लीडिंग, इंसोम्निया हो जाता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिलारियोसिस या फिर एलिफेंटिसिस बोलते हैं। वॉचेरिया बैंक्रॉफ्टी के कारण होता है ये, या फिर वॉचेरिया मलाई के कारण भी होता है। ठीक है।
इसमें फीवर होता है, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स हो जाती है, एनॉर्मस स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड पार्ट वाया आर्म, फुट या लेग, हाथी पांच बोलते हैं, पैर एकदम स्वेलन अप हो जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेंगू के बारे में। ठीक है, डेडिकेटेड डेंगू की वीडियो डाल देख देना, देखे ना। डेंगू इज कॉल्ड बाई वायरसेस डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। मैंने डिटेल वीडियो में दे दिया है डेंगू के बारे में, पूरी एक वीडियो बनाया हूँ। वेक्टर्स कौन होता है डेंगू का? फीमेल मॉस्किटो, खास तौर पे एडीज और एजिप्टी, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप्स क्या क्या है देखो जी, एक होता है क्लासिकल डेंगू फीवर होता है, जिसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसके सिम्टम्स आपको क्या मिल जाएंगे? हाई फीवर, जिसके सिम्टम्स क्या होंगे? हाई फीवर, हेडेक होगा, बैक एक होगा, पीठ में दर्द होगी, जॉइंट्स पेन होंगे, मस्कुलर पेन होगा, बुखार होगा, रैशेस ऑन आर्म्स, चेस्ट और बैक में रैशेस हो जाएंगे। ठीक है, और डेंगू जो है दूसरे टाइप का जो आपको हीमोरेजिक फीवर देगा। ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? उसके सिम्टम्स में क्या क्या बातें आएंगी? उसके सिम्टम्स में हाई फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, पेल्पेबल लिवर, याद रखना लिवर सब ज़्यादा डैमेज होता है इन सभी चीज़ों में, इंटरनल ब्लीडिंग, फॉल इन प्लेटलेट्स। क्योर क्या हो सकता है इसका? पैरासीटामोल देते हैं हम इसमें, और ब्लड प्लेटलेट्स को डायरेक्ट हम रिप्लेस करवा सकते हैं। एस्प्रिन जो कि क्या होता है, एक तरह का एनाल्जेसिक तो होता है, या फिर डिस्प्रिन इज हार्मफुल। एस्प्रिन और डिस्प्रिन जो होता है इसमें इस कंडीशन में हार्मफुल हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज चिकनगुनिया। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय अल्फा वायरस। वेक्टर कौन होगा? मॉस्किटो होते हैं चिकनगुनिया के, खासतौर पे एडीज एजिप्टी यानी कि डेंगू वाले, या फिर एनोफिलीज अल्बोपिक्टस। ठीक है, सिम्टम्स क्या होगा? रैशेस ऑन लिम्स एंड ट्रंक्स, लिम्स और ट्रंक्स में रैशेस होंगे, खुजलाहट होगी, और आर्थराइटिस ऑफ मल्टीपल जॉइंट, जॉइंट्स में पेन होगा, फीवर 102 से 104 फ़ारेनहाइट फीवर होगा। इसकी ड्रग्स क्या ले सकते हैं हम इलाज के लिए? हम क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट लेते हैं, दैट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज। क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट, अगर आप ध्यान से देखो तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में हेलोल्केन्स और हेलोअरीन्स में के फर्स्ट पैराग्राफ में क्लोरोक्विनिन के बारे में दिया हुआ है। ट्रीटमेंट क्या है? आराम करें, रेस्ट एंड इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक, पानी की मात्रा बढ़ा दें और आराम करें। प्रिवेंशन ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव कैसे कर सकते हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाय वियरिंग लॉन्ग स्लीव्स एंड फुल पैंट्स, फुल कपड़े पहने, लॉन्ग स्लीव्स वाले और फुल कपड़े पहने। विंडो और डोर को हमेशा बंद रखें। स्क्रीन्स, यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स, मॉस्किटो भगाने वाली लिक्विड्स यूज करें। या देयर शुड बी नो स्टैग्नेंट वाटर नियर बाय, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। नो स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी। ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की मैं बात करूँ तो सबसे पहला फेज होता है इनमें एसेक्सुअल फेज। होगा क्या इसमें? व्हेन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन स्पोरोजोइट, जो कि इन्फेक्टिव पार्टिकल मतलब इन्फेक्टिव स्टेज होता है। मॉस्किटो में जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है उसे बोलते हैं स्पोरोजोइट। ये क्या है? देखो, इन्फेक्टिव स्टेज आर इंजेक्टेड इनटू ब्लड। जब मॉस्किटो ह्यूमन को काटता है तो अपने सलाइवा थ्रू वो ये स्पोरोजोइट को छोड़ रहा है बॉडी ब्लड में। देन पैरासाइट्स रीचेस द लीवर सेल्स एंड मल्टीप्लाई, लीवर में पहुंचेंगे और लीवर में बहुत तेज डिवाइड होंगे। ठीक है, लीवर इसलिए डैमेज होता है इसमें। लीवर सेल्स ब्रस्ट रिलीजिंग पैरासाइट्स इनटू द ब्लड, अब लीवर क्या करेगा? उन पैरासाइट्स को ब्लड में छोड़ देगा। देन पैरासाइट्स देन इंटर्स इनटू आरबीसी एंड मल्टीप्लाई, अब होगा क्या? वो आरबीसी पे भी कब्जा कर लेंगे, रेड ब्लड कार्पसेल्स पे, और उसको डिवाइड करके एकदम भर देंगे। रिजल्ट क्या होगा इसका? आरबीसी जो है फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, एंड रिलीजेस हीमोजोइन। आरबीसी फट जाएगी और एक सब्सटेंस निकलेगा हीमोजोइन, जिसकी वजह से चिलनेस यानी कि ठंड के कारण बुखार होता है। दैट कॉजेज सिम्टम्स ऑफ मलेरिया लाइक चिल एंड हाई फीवर। ठीक है जी। फाइनली गैमेटोसाइट्स डेवलप इनटू आरबीसीज एंड आर रिलीज्ड इनटू ब्लड। अब ये गैमेटोसाइट्स जो हैं आरबीसी के अंदर डेवलप हो गए, अब निकलेंगे वो। सेकेंड स्टेज होती है इनकी सेक्सुअल फेज। सेक्सुअल फेज होती कहाँ पे है? सेक्सुअल फेज कहाँ पे होगी? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो टेक्स अप द गैमेटोसाइट्स, अब ये वापस गैमेटोसाइट्स को ले लेगा विथ ब्लड मील। जब उस इन्फेक्टेड को कोई नॉर्मल मच्छर काटेगा तो उसके अंदर क्या गया? एक तरह से इन्फेक्टेड गैमेट्स तो गए फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन से। अब होगा क्या? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स इन मॉस्किटोज गट, मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन और आगे का फर्दर डेवलपमेंट होगा। ठीक है।
नेक्स्ट आगे होगा क्या, मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जो होगी उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट क्या है, मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज होता है। स्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से वो निकलेगा। देन स्पोरोजाइट्स माइग्रेट टू द सलाइवा सिलेवरी ग्लैंड, वो आगे बढ़ जाएगा कहाँ पे, सिलेवरी ग्लैंड पे। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी देखिए रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन और एंटीजेंस, एंटीजेंस या फिर इन्फेक्शन से जो रजिस्ट करवाए वही इम्यूनिटी कहलाता है, वही तो इम्यूनिटी कहलाएगा। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, हमारे पास दो तरीके की इम्यूनिटीज होती हैं, इन्नेट और, पहला है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट वो होती, इट इज नॉन स्पेसिफिक एंड प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इन्नेट वो होती जो जन्म से ही मिल जाए, जैसे माँ के पहले पीले गाढ़े दूध यानी कि क्लोस्ट्रम से। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, और इसमें 4 तरीके के बैरियर आते हैं। एक होता है फिजिकल बैरियर, जो कि स्किन का एग्जाम्पल है म्यूकस, कोटिंग ऑफ एपिथेलियम, ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल क्या होगा, एसिड्स ऑफ स्टमक, स्टमक के एसिड्स जो होते हैं, लाइसोसोम्स ऑफ सलाइवा और टीयर्स ऑफ द टीयर ग्लैंड्स या फिर आई। ठीक है। नेक्स्ट है सेलुलर। सेलुलर में बात करते हैं हम पीएमएनएल, याद करो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट। ठीक है, जो मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन बैरियर्स। एग्जाम्पल, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रीट्स प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट्स नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन। मान लो एक सेल इन्फेक्ट होगी, अब वो क्या करेगी, इंटरफेरॉन निकाल देगी। उससे क्या होगी, आगे उसके बचे हुए जो सेल्स हैं वो कहती मैं तो खत्म हो गई, लेकिन अब अगले सेल्स में ये इन्फेक्शन ना पहुंचे, इसलिए वो इंटरफेरॉन्स नाम के एक फैक्टर को रिलीज कर देगी। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो एक्वायर्ड बाय अ पर्सन आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद वो जो वैक्सीन से मिले इम्यूनिटी उसे बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और कंटेनिंग द डिजीज, या फिर कोई डिजीज होने के बाद आपकी बॉडी खुद बनाए, उसे हम लोग बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक, ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है क्योंकि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए ले रहे हैं ना। एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ये 2 टाइप के होते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, इसको हम CMI वो भी पढ़े थे आगे एब्रीवेशंस में। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम जो होते हैं वो, उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूसेस बाय बी सेल्स सर्कुलेटेड इन द ब्लड एंड लिम्फ्स डिफेंस अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया दैट एंटर्स बॉडी। होगा क्या, इसमें बी सेल्स जो हैं वो ब्लड में फैल जाएगी और लिम्फ में, अब वो डिफेंड करेगी आगे, अब जो वायरस आपके अंदर है ना उसके अगेंस्ट वो डिफेंड करेगी। इसका कोई रोल नहीं होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन में। ये ग्राफ्टिंग यानी कि दूसरे किसी और की बॉडी पार्ट्स आपकी बॉडी में प्लांट होंगे तो वो उसको रिजेक्ट नहीं करेगी। देयर इज नो रोल ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन, किसका, एंटीबॉडी मीडिएटेड सिस्टम नहीं रिजेक्ट करती। CMI जो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम होती है, ये टी सेल्स होती है। टी सेल्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन दैट इन्वेड द होस्ट, जो होस्ट के साथ आता है बॉडी में उसको ये टी सेल्स रोकती है, और यही होती है जो आपके ग्राफ्ट रिजेक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप अगर कोई किसी और का ऑर्गन डोनेशन ले रहे हो अपनी बॉडी में, तो यही सेल्स उसको रोकती है। देखो, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी एंड इम्यूनिटी, मेमोरी और इम्यूनिटी के बेस पे ये डिपेंड करती है। ठीक है। द एंटीजेनिक प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ पैथोजन और सोल्यूशन ऑफ इनएक्टिव और वीकेंड पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। हुआ क्या, हमारी बॉडी में मान लो कोविड का वायरस है, ठीक है, तो हमने क्या किया, कोविड के इफेक्ट को इनएक्टिव करके आपकी बॉडी में डाल दिया। अब आपकी बॉडी की जो हेल्पर टी सेल्स और बी सेल्स हैं पहचानेंगे उसको, यार ये तो फॉरेन बॉडी है। अब इस फॉरेन बॉडी को क्या कराया जाएगा, वो पहचानेगी। पहचान किसके अगेंस्ट में, एंटीबॉडी बना देगी। द एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है। नेक्स्ट है कैस्टी ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम एंटीबॉडीज, अलग अलग रिएक्शंस होंगी एंटीबॉडीज के कारण। देन हिस्ट्री ऑफ रिएक्शन इज स्टोर्ड एज अ मेमोरी, जो वो रिएक्शन दिया ना उसको एज अ हिस्ट्री बना लेगी, फोटो खींच के रख लेगी कि दोबारा अगर ये वायरस दिखा कभी तो इसके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी निकाल के इसको खत्म कर देंगे। सब्सिक्वेंट एक्सपोज रिजल्ट इन द इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स।
नेक्स्ट बात आती है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, बॉडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी इटसेल्फ ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एंटीजन या पैथोजन। आपकी बॉडी किसी एक्टिव, ऐसा कोई बीमार करने वाला जो पैथोजन आपकी बॉडी में गया तो उसके अगेंस्ट जो आपकी बॉडी बना रही है एंटीबॉडी, उसे हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और पैसिव की बात करूं तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन द बॉडी इन केस ऑफ डेडली माइक्रोब्स अटैक्स। हम लोग उसे ही वही वायरस बैक्टीरिया के इफेक्ट्स को कम करके डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट करवा लें इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। इसका एग्जाम्पल्स है टाइफॉइड वैक्सीनेशन, और इसका एग्जाम्पल्स आता है पैसिव का एंटी स्नेक वेनम या फिर एटीएस। एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनिटीज इज नॉट इमीडिएट, ये तुरंत नहीं बनती हैं, और पैसिव में वेरी क्विक इम्यून रिस्पॉन्सेस में दिखता है। एक्टिव में इट हैज़ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन पैसिव में मे शो साइड इफेक्ट्स लाइक एलर्जी, एलर्जन या फिर एलर्जिक रिएक्शन भी शो कर सकता है। इट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, ये बहुत दिन तक रहता है, बट इट लास्ट फ्रॉम फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। A preparation of weakened or attenuated pathogen is introduced in a human body. किसी भी पैथोजन के वीक करके या फिर मार के हमारी बॉडी में डाल दिया जाए ताकि हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके एज अ फॉरेन बॉडी उसकी फोटो खींच के उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना ले, वही कहलाता है वैक्सीनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एलर्जी। एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। मान लो पोलिंग ग्रेन आपकी बॉडी में नॉस्ट्रल्स के थ्रू चला गया, बॉडी उसको फॉरेन बॉडी समझ के बहुत ढेर सारा म्यूकस निकाल देगी, हिस्टामिन। तो वो क्या है, एक तरह का एंटीजन, वो एलर्जन ही है। इसके लिए एनसीईआरटी कहती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एलर्जन कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज है। इसके लिए आप जितना दूर रहें उतना बेहतर है। एलर्जन, सब्सटेंस टू विच इम्यून सिस्टम शोज एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिखा दे। एग्जाम्पल माइट्स ऑफ डस्ट, पोलेंस, एनिमल डेंगर, परफ्यूम, वुल, नेल पॉलिश, ड्रग्स। ये सारी चीजें एज अ एलर्जन की तरह हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जन, स्नीजिंग, छींक आएगी, वाटरी आइज हो जाएगा, रैशेस, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये सारे सिम्टम्स हैं किसके, एलर्जन्स के। कॉजेस, कैसे कॉज करता है, रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन निकालती है बॉडी बहुत ज्यादा, सेरोटोनिन निकाल देगी, कहाँ से, मास्ट सेल, ये सारी चीजें अचानक रिलीज कर देगी, ठीक है, जिसकी वजह से म्यूकस बहुत आएगा। ट्रीटमेंट क्या है, यूजिंग ड्रग्स लाइक एंटी एड्रेनलिन या फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स, इसे रिड्यूस करवा सकते हैं इन सिम्टम्स के, एलर्जन को, बट खत्म नहीं करवा सकते। ऑटो इम्यूनिटी क्या है, व्हेन इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग सेल्फ सेल ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड ऑटो इम्यून। जब आपकी बॉडी खुद को खाने लगे उसे हम कहेंगे ऑटो इम्यून सिस्टम। एग्जाम्पल इसका है रेमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अभी तो मैंने बताया कौन सी इम्यूनिटी आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यानी ग्राफ्ट रिजेक्शन के रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ गई, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बात लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड प्रोलिफरेट एंड मैच्योर आर कॉल्ड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। जहाँ पे लिम्फॉइड ऑर्गन्स बने, प्रोलिफरेट हो, उसे हम कहेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स। बोन मैरो क्या है, इट इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पे लिम्फोसाइट मैच्योर होता है, आर कॉल्ड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है जी। थाइमस क्या है, थाइमोसाइट्स विच मैच्योर्स इन थाइमस आर कॉल्ड टी लिम्फोसाइट, इन्हें बोलते हैं, ठीक है जी। द नेक्स्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, स्प्लीन है, lymph nodes है, tonsils, pairs patches of small intestines are secondary lymphoid organs, ये सारी चीजें, ठीक। माल्ट क्या है, mucosal associated lymphoid tissue is the lymphoid organ present in the lining of respiratory tract। ये respiratory tract की भी अंदर की लाइनिंग है, digestive tract की भी है और urogenital tract की भी है, ये तो हमने पहले ही बता दिया था। Now coming up with most important and deadliest disease, इसको बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कॉज्ड बाय एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विच बिलोंग्स टू द रेट्रोवायरस कैटेगरी ऑफ वायरसेस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसे पर्सन जिसको
HIV हुआ है उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने से, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड विद द ब्लड प्रोडक्ट, जिसको हुआ है HIV उसका ब्लड यूज कर लेना, बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स, जिसको हुआ है उसको जो नीडल लग रही वो नीडल आप यूज कर लोगे तो हो जाएगा, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, इन्फेक्टेड मदर है तो चाइल्ड को भी हो जाएगा थ्रू प्लेसेंटा। पर्सन हु आर हाई रिस्क फॉर गेटिंग इन्फेक्शन इंक्लूड्स, किनको होने के ज़्यादा हाई चांसेस हैं HIV, इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, जिनके पास मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हों, ड्रग एडिक्टेड टेकिंग ड्रग्स इंट्रावेनसली, जो डायरेक्ट वेन्स में लेते हो, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, जिनको बहुत बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, चिल्ड्रन बॉर्न टू द HIV इन्फेक्टेड मदर, जो बच्चे पैदा होते हैं HIV इन्फेक्टेड मदर से, उनके लिए। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स से कैसे बचा जा सकता है, एड्स से कैसे बचा जा सकता है, बाई यूजिंग डिस्पोजल स्प्रिंग्स और नीडल्स, या फिर स्क्रीनिंग द ब्लड ऑफ HIV, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू कॉन्डम्स एंड एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, कॉन्डम्स का यूज करना और सेफ सेक्स करना सबसे बेस्ट चीज़ हो सकता है। मेन टेस्ट फॉर एड्स क्या होता है, एड्स का मेन टेस्ट क्या होता है एड्स के लिए, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट इज द इम्पोर्टेंट टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर क्या है जी, सेल लूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ऐसी सेल्स जिनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाए। कार्सिनोजीन्स इंक्लूड्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कार्सिनोजीनस सेल्स, एग्जांपल अगर अल्ट्रावायलेट रे पड़ जाए या फिर एक्सरे पड़ जाए, गामा रे पड़ जाए, एनलीन डाई मिल जाए, ट्यूमर वायरसेस आ जाए, कैडमियम ऑक्साइड मिल जाए, मस्टर्ड गैस मिल जाए, निकिल क्रोमियम कंपाउंड ये सारे मिल जाए, तो इनकी वजह से चांसेस है कि कार्सिनोजेनिक जीन आपके बॉडी में आपके सेल्स में जो मौजूद है वो एक्टिवेट हो सकती है। टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेगिन, एक होता है बीइंग बेनिंग जिसको बोलते हैं, कन्फाइड टू द एरिया ऑफ फॉर्मेशन, ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही होता है, ये फैलता नहीं है, डू नॉट स्प्रेड। बट मैलिग्नेंट वाला मोस्ट डेंजरस होता है क्योंकि ये फैलता है, ये मेटास्टेसिस शो करता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि ये जहाँ भी जाएगा अपनी नेबरिंग ऑर्गन को खराब कर देगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, थ्रू सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरॉन्स विच एक्टिवेट्स इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर सेल्स, तो क्या काम करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करके ट्यूमर सेल्स को मार सकता है। डिटेक्टेड एंड डायग्नोसिस क्या है इसका, कैसे हम कैंसर सेल्स को पहचान सकते हैं, बाय रेडियोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI या फिर बायोप्सी होता है इसके लिए। आइए ड्रग्स के बारे में जानते हैं और उनका काम क्या है, वो कहाँ से पाए जाते हैं। हाँ, पहला क्राइटेरिया आता है सोर्स। पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है, सोर्स, कहाँ से पाया जाएगा। सोर्स क्या है, ओपॉइड का सोर्स क्या है, पेपावर सोमनीफेरम नाम का एक पेड़ है जिसको पॉपी प्लांट भी बोलते हैं, उससे मिलेगा, ठीक है। और कैनाबिनॉइड कहाँ से मिलता है, किससे, कैनाबिनिस सटाइवस यानी कि हीम प्लांट होता है उससे मिलता है। कोका अल्कलॉइड कहाँ से मिलता है, इरिथ्रोजाइलम या इरिथ्रोजाइलम कोका, जिसको कोका प्लांट भी बोलता है, ये वहाँ से मिलता है। पार्ट ऑफ प्लांट किस पार्ट में पाए जाते हैं, ये फ्रूट्स के फॉर्म में पाया जाता है, अनराइप कच्चा कैप्सूल, ये और कैनाबिनॉइड्स जो हैं इन्फ्लोरेसेंस, इनके फूल्स, इनकी पत्तियाँ, रेजिन्स बनाए जाते हैं। और कोका अल्कलॉइड इनकी पत्तियाँ और नई जो यंग ट्विग्स होती है उनसे। प्रोडक्ट क्या बनता है, ओपॉइड से बनता है ओपियम, मॉर्फिन बनता है, हीरोइन और स्मैक बनता है। कैनाबिनॉइड से क्या बनता है, चरस, गांजा, हसीस, मिराजुआना। और कोका अल्कलॉइड से कोकेन या फिर कोक क्रैक भी बोलते हैं। मोड ऑफ इनटेक, कैसे इसको लेते हैं, ओपॉइड को लेते हैं स्नॉटिंग नाक से या फिर इंजेक्शन से। कैनाबिनॉइड को हम ओरल लेते हैं मुंह से या फिर नाक से, और कोकेन को हम लोग नाक से लेते हैं खींच के। इफेक्ट्स क्या होते हैं इनके, न्यूरो डिफरेंट होता है या फिर न्यूरो को डिस्प्रेंट बोलते हैं, इसको आपको आपके दिमाग के न्यूरॉन के वर्क को धीरे कर देगा, ठीक है, या फिर स्लो डाउन द फंक्शन ऑफ बॉडी। और कैनाबिनॉइड क्या करता है, इंटरेक्ट विथ कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इफेक्ट्स इन द ब्रेन, ठीक है।
और कोका अल्कलॉइड क्या करता है, सेंस ऑफ यूफोरिया, आपको अच्छा फील होगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स होगा क्या, हेलुसिनेशन होगा, चक्कर सा आएगा, ठीक है। रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, ओपोइड का रिसेप्टर होता है CNS एंड GIT। CNS क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर होता है ब्रेन, और एरिथ्रोजाइलम का भी ब्रेन ही होता है, ठीक है। ड्रग अब्यूजेस क्या है, एडोलेसेंस में टीनेजर्स के अंदर ड्रग्स के बहुत शौक हैं, सिगरेट, दारू, ये सारी चीज़ें कॉमन है। नीड्स फॉर एडवेंचर एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, हमें उन्हें समझाना चाहिए, बचाना चाहिए, और इसके बैड इफेक्ट को शो करना चाहिए। फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग्स फॉर द क्यूरियोसिटी बट लेटर यूज एज अ फेसिंग प्रॉब्लम लाइक एकेडमिक स्ट्रेस। सब पहले तो इसे मतलब कि एक क्यूरियोसिटी के लिए यूज़ करते हैं बच्चे कि देखिए ये होता क्या है, कैसे लगता है, और बाद में यही चीज़ एकेडमिक स्ट्रेस के लिए यूज़ करते हैं कि बहुत टेंशन हो गई। स्पोर्ट्स पर्सन यूज ड्रग्स टू इनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ फ्लूइड ऑफ मसल्स एंड फॉर एग्रेसिवनेस। एग्जाम्पल इसका डोपामिन है। एथलीट्स भी यूज़ करते हैं ड्रग्स, तो डोप टेस्ट होता है उनका, ठीक है, जिससे वो पकड़े जाते। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, मेल में इसका बहुत गंदा इफेक्ट क्या है, एक्ने होना, चेहरे पे पिंपल्स का हो जाना, मूड स्विंग होना, मेल्स की बात कर रहा हूँ, या फिर डिप्रेशन होना, प्री मैच्योर बॉल्डनेस आ जाए, एज के पहले ही बाल झड़ जाए, रिड्यूस्ड मेल हार्मोन कम हो जाए, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का रिलीजमेंट कम हो जाए। फीमेल्स में इसका बैड इफेक्ट क्या है, फीमेल्स में मैस्कुलिनेशन नज़र आना, मतलब मसल्स बिल्कुल मेल जैसी दिखने लगे, एग्रेसिवनेस आ जाए, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या फिर हेरिस्टिज्म आ जाए, जिसको बोलते हैं एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होने लगे, डिस्टर्ब्ड ओव्यूलेशन में दिक्कत हो, पीरियड्स में इशू आने लगे, स्टंटेड ग्रोथ रुक जाए या फिर कम हो जाए। विड्रॉल सिम्टम्स मैं पहले ही बताया था, डिपेंडेंस और एडिक्शन टू द स्टेट ऑफ कंपल्सन टू द ड्रग्स एब्सेंस। बॉडी सोर्स विड्रॉल सिम्टम्स, जो आदमी ड्रग्स का लती है उसको आप अचानक ना दो तो उसकी बॉडी जो है फिजियोलॉजिकल या फिजिकली अजीब सा वर्क करने लगी, तलब होने लगेगी, उसे हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ड्रग्स का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, चेंजेस इन बिहेवियर दैट इज वेंडलिज्म एंड वायलेंस, आप गुस्सेदार हो जाओगे, सोशल लड़ाई होगी, सोशली आपके रिलेशन खराब होंगे। डैमेज टू लिवर एंड किडनी, लिवर और किडनी खराब होगी, आपकी डेथ हो जाएगी, आपके घर वाले परेशान होंगे, आपके आसपास वाले परेशान होंगे, सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली इफेक्ट होगी। डिस्टर्ब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत इश्यूज होंगे। अफेक्ट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दिक्कत होगी, कभी बीपी हाई हो सकती है, लो हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन, हाई ड्रग्स लेने से मस्कुलर डिसइंफेक्शन भी होता है, तो आपके मेल पीनस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होने के चांस होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स अब्यूज, कैसे प्रिवेंट कर सकते, अवॉइड पीयर प्रेशर, एग्जाम के प्रेशर को रोकिए, या फिर ऐसे पीयर प्रेशर मतलब वो प्रेशर जैसे दोस्त बोलते हैं अरे थोड़ा सा ले ले, अरे थोड़ा सा ले ले, नहीं यार नहीं लेना तो नहीं लेना। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग, प्रॉपर नॉलेज हो कि क्या ये रिवर्स इफेक्ट कर सकता है, गंदा इफेक्ट। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, आसपास और आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करें। सीकिंग मेडिकल हेल्प से आप जुड़िए, थेरेपीज लीजिए, है ना, काउंसलिंग करवाइए, हो सकता है सब ठीक हो सकता है, सब छूट सकता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप सभी का कोई सुझाव है या कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शो करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करें, आपका कोई भी सुझाव हो या फिर कोई भी डाउट हो। आपके सारे डाउट्स मैं लेके आऊँगा अगले लेक्चर में, उनके जवाब भी दूंगा। और आपको कौन सा पार्ट या कौन सी चीज़ें, कौन सी डिजीज़ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन आप सभी को ऑल दी बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे हेल्दी।